Assalamu alaikum and welcome. Hope you are fine. In this lecture, we will discuss about the most important 17 MCQs for first year chemistry. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट MCQ हमारे पास है, if electron in a hydrogen atom drops from sixth shell to second shell। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास छठे शेल से दूसरे पर आके गिरेगा या छठे से तीसरे पे आके गिरेगा या पहले पे आके गिरेगा तो वहां पर एक स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन हो रही होगी और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वहां से बनने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं या स्पेक्ट्रल सीरीज है वो कौन सी होगी। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं वो आपको बताता चलूं। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है, उसके अंदर सबसे पहली सीरीज हमारे पास होती है लाइमन सीरीज, फिर उसके बाद आ जाती है बाल्मर सीरीज, बेस्चन, ब्रैकेट एंड पीफेंट सीरीज। देखिए जब कभी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से गिरता है और अगर तो वो फर्स्ट शेल के ऊपर आकर गिर रहा है, इसका मतलब है वहां पर बनने वाली सीरीज कौन सी होगी, लाइमन सीरीज। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से गिरता है सेकंड शेल के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सी सीरीज है, बाल्मर सीरीज। थर्ड पे आकर गिरेगा तो बेस्चन सीरीज और ब्रैकेट आपके पास फोर्थ शेल है और पी फंड सीरीज जो है इसकी फिफ्थ शेल के ऊपर गिरने वाले से जो सीरीज बनती है स्पेक्ट्रल लाइंस की उसे नाम दिया जाता है पी फंड सीरीज। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम सिक्स शेल टू सेकंड शेल द स्पेक्ट्रल लाइंस विल lie on which series? So the correct answer is Balmer series. बेटा फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बाल्मर सीरीज। सेकंड एमसीक्यूज, which of the following is not a buffer solution? So first of all, buffer solution is a solution which resist against the change in pH when a small quantity of acid or base will be added. तो देखिएगा हमारे पास जो बफर सोल्यूशन है वो वीक एसिड और उससे बनने वाला जो सॉल्ट होता है या वीक बेस और उससे जो बनने वाला सॉल्ट होता है और उससे उन दोनों चीजों को अगर मिला दिया जाए तो वहां पर आपके पास एसिडिक या बेसिक बफर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास या CH3COOH और CH3COON है, या तो बस वीक एसिड है और ये इससे बनने वाला सॉल्ट है, तो ये आपके पास जो है वो बफर सोल्यूशन है। सोडियम कार्बोनेट ये एक वीक बेस है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी आपके पास जो है वो इससे बनने वाला एक सॉल्ट है, लिहाजा ये ऑप्शन भी हमारे पास जो है वो करेक्ट नहीं है। तो हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो बफर सोल्यूशन नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड ये भी आपके पास एक वीक बेस है और ये इससे बनने वाला एक सॉल्ट है। तो तीन ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर जो आखिरी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके पास एक ऑप्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जो है बफर सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट इज 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू डैश जूल्स। देखिए हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक रिलेशन है वो आप लोगों ने याद रखना है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल्स के बराबर होता है, तो 4.184 जूल्स ये इसके ऊपर आप मार्क कर देंगे। फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, for nitrogen and hydrogen produces 2NH3, which one is the correct option for this MCQs? Kc is equal to Kp और Kp is greater than Kc। तो इसके अंदर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आप जहन में रखें कि जब कभी भी वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट साइड, जब कभी भी आपके पास वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट साइड किस तरह से पता चलेगा, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, 3 + 1 4। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट का कोफिशिएंट ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपके पास, अब यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट का कितना है, प्रोडक्ट का आपके पास बनता है 2 और रिएक्टेंट साइड का आपके पास बनता है 4। तो जब कभी भी आपके पास रिएक्टेंट साइड का वॉल्यूम प्रोडक्ट साइड के मुकाबले में ज्यादा हो तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि Kp इज लेस देन Kc। प्रोडक्ट साइड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसका मतलब Kp ज्यादा है Kc के मुकाबले में, और अगर प्रोडक्ट साइड का वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास Kp किस चीज के बराबर होगा, Kp इज लेस देन Kc। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक चीज इसके अंदर और होती है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर है
तो उसमें फिर ये इस रिलेशन में मार्क किया जाता है कि Kc इज इक्वल टू Kp। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर हमसे कह रहे हैं एन आइडियल गैस ओबेज। तो आइडियल गैस आपके जहन में जब आएगी तो उसमें आपने कुछ कंडीशंस याद रखनी है। आइडियल गैस जो है वो किन कंडीशंस के ऊपर जो है वो सेटिस्फाई हो रही होगी? क्या हाई टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो देखिएगा बेटा अगर आपके पास आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के अंदर जो सबसे बेस्ट आपके पास बनने वाला ऑप्शन होता है वो आपके पास बनता है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो अगर आप हाई टेम्परेचर नहीं रखेंगे तो यहाँ पर गैस जो है वो डेविएट होना शुरू हो जाएगी और वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट होगी। और साथ ही साथ इसमें प्रेशर को भी आपने क्या रखना होगा? लो इसके अंदर रखना होगा। So the next MCQ is repulsion theory, which is also known as EPRD, electron pair repulsion theory or model. Explain the geometry of covalent compound. Which one of the following have bond angle 107 degree? अच्छा देखिएगा बेटा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके पास वो ये कि आपको जो इसका लेविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है वो लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा तो ही आप आसानी जो है वो इसे सॉल्व कर पाएंगे। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट का ताल्लुक कौन से शेल से है, कौन से ऑर्बिटल से इसका ताल्लुक है। अगर ये चीज आपको पता होगी तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमें दे रहे हैं और वो दिया हुआ है आपके पास NH3। तो हम इसमें जानते हैं कि NH3 में जो नाइट्रोजन है उसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 5 से है और बॉन्ड एंगल कितना होगा ये पता लगाने के लिए कुछ चीजें आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है भाई, नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर आपके पास ग्रुप 5 का मेंबर है। तो इसका मतलब ये कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा बेटा? इसके लास्ट शेल के अंदर मौजूद होगा हमारे पास 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होते हैं। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 जगह पे बॉन्ड बनाना है। तो ये 3 जगह पे किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये एक बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड बनाता है यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ। अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है अभी भी यहाँ पर फ्री है। इसे नाम दिया जाता है लोन पेयर, मतलब ऐसा पेयर जिसने किसी के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो स्टूडेंट्स अब आप एक चीज यहाँ पे ये बताएं कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एलिमेंट में 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं तो वहां पर बॉन्ड एंगल क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर अगर होंगे तो वहां पे बनने वाला जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री और टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर यहाँ पर एक लोन पेयर मौजूद है तो इस एक लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से एंगल रिड्यूस होकर हो जाएगा 107 डिग्री और पायरामिडल स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर NH3 हो सकता है। बाकी ऑप्शन के ऊपर भी देखते हैं। बट नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास दिया हुआ BF3 बोरॉन ग्रुप 3 का मेंबर है। इसका मतलब इसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके पास मौजूद होंगे। और ये 3 इलेक्ट्रॉन फर्दर किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? ये 3 जगह बॉन्ड बना रहे हैं F के साथ, इधर F के साथ, इधर यहाँ पे दूसरा F के साथ और तीसरी जगह यहाँ पर इन्होंने F के साथ बॉन्ड बना दिया। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर का मतलब है कि बनने वाला स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। और ट्राइगोनल स्ट्रक्चर के अंदर बेटा बॉन्ड एंगल कितना होता है? वहां पे एंगल होता है 120 डिग्री। तो इसका मतलब BF3 वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं है। वाटर के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं? ऑक्सीजन वाले केस में, मतलब वाटर के केस में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं? ऑक्सीजन के पास होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और ये 6 इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं आगे बॉन्ड बनाने में हाइड्रोजन के साथ, और
अभी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो टोटल आपके पास यहाँ देखें कितना इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा। बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये बन रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ये और चौथा इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे ये बनेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर बनेंगे और उसमें 2 लोन पेयर होते हैं तो एंगल रिड्यूस होके एंगुलर ये बैंड स्ट्रक्चर हो जाता है और ये साथ में आपके पास आयनिक कंपाउंड है, तो ये तो नहीं है, ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनता है NH3। नेक्स्ट द ओवरऑल ऑर्डर फॉर द रिएक्शन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ रखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको जो रेट इक्वेशन है उसका पता होना चाहिए कि रेट इक्वेशन क्या है और रेट इक्वेशन से हम किस तरह से ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो किस तरह से इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कुछ 1 से 2 बातें पता होनी चाहिए। 1 से 2 बातें क्या हैं भाई, देखिएगा आपके पास रेट इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से होता है K और K के बाद यहाँ पे आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, पावर 3 भी हो सकती है, मतलब मिनिमम ऑर्डर होता है 0 और मैक्सिमम ऑर्डर आपके पास होता है यहाँ पे 3। तो इसको किस तरह से हम कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये कह रहे हैं कि किस ऑर्डर के ऊपर जो R की यूनिट होगी वही यूनिट आपके पास जो है वो K की हो जाएगी, या R कब K के बराबर हो जाएगा। तो इसको करने के लिए अगर मैं आपको एक चीज ये बताऊं कि देखिएगा R, इसके बाद यहाँ पे K आता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसकी पावर यहाँ पे 1 भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे अभी इसकी पावर है 1। तो बेटा देखिएगा यहाँ पे रेट की यूनिट बनती है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनटू सेकेंड, यहाँ पे K आ जाएगा और R की जो यूनिट बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें कि यहाँ पे जो R की वैल्यू हमारे पास है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपके पास मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनटू सेकेंड, और इसके बाद इज इक्वल्स टू, और इज इक्वल्स टू के बाद K आ जाएगा, और K आने के बाद यहाँ पर अगर तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इसकी यूनिट हुआ करती है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा अब मोल से ये वाला मोल्स कैंसिल हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये यूनिट इसकी बनेगी 1/2। तो R और K यहाँ पर इस केस के अंदर बराबर नहीं है, लेकिन अगर तो हम यहाँ पर जो रेट है इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0 हो, इसका मतलब अगर तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हो तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में R की पावर 0 होती है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर में पावर 1 होती है, सेकंड ऑर्डर में पावर 2 होती है, थर्ड ऑर्डर के अंदर पावर क्या होती है, 3 होती है। अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन हो तो ये किसी भी अगर नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर आ जाता है, वो आता है आपके पास 1 के बराबर। तो 1 को जब K से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो R इज इक्वल टू K ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है MCQ नंबर 7 के लिए वो आपके पास है 0 ऑर्डर रिएक्शन। MCQ नंबर 8 की तरफ आते हैं। MCQ 8 में हमसे कह रहे हैं कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr in K2Cr2O7 इज डैश। देखिए भाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके अंदर आपको जो इसमें ऑक्सीडेशन वैलेंसीज हैं एटलीस्ट वो आप लोगों को इसके अंदर पता होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको पता होगी तो आसानी आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ वैलेंसीज याद होनी चाहिए। कौन कौन सी वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कंपाउंड है K2Cr2O7, इसके अंदर पोटेशियम आपके पास 2 हैं, Cr आपके पास भी ये भी 2 हैं, 7 टाइम्स ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अगर कोई आपके पास इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा तो इसका मतलब है इज इक्वल टू के बाद उसके आखिर में 0 आ जाएगा। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे आप? पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या वैलेंसी है वो +1 होती है, Cr आपने करना है फाइंड
और 7 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ताल्लुक ग्रुप नंबर 6 है, इसके ऊपर चार्ज आता है -2, तो प्लस का 2 प्लस 2 Cr -14 इज इक्वल टू 0, प्लस का 2 और माइनस का 14, माइनस का 12 बचा, माइनस का 12 इज इक्वल टू उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 12 और 2 1 2 2 6 12, तो Cr इज इक्वल टू प्लस 6, ये आपके पास आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पता चली हमें यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CrNK2Cr2O7 इज +6, तो +6 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल्स। तो देखें आप एक चीज अपने जहन में ये रखें कि अगर हमारे पास 1 मोल हो किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एट STP ऑक्युपाइज, कितना ऑक्युपाई करता है वो आपके पास, यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अगर आपके पास 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो तो 1 मोल्स STP के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का STP के ऊपर कितना होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास होते हैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अच्छा अब हमसे क्या कह रहे हैं कि 11.2 डेसीमीटर क्यूब के अंदर आपने बताना है, तो 11.2 मतलब इसका हाफ होगा, तो 22.4 के अंदर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 है, 11.2 के अंदर कितना होगा, इसको भी आप 2 से डिवाइड करवा दें, तो ये बनेगा 3.01 एक्सपोनेंशियल 23। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 3.01 एक्सपोनेंशियल 23। और अगर आप इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 11.2, यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आपके पास एक फॉर्मूला हुआ करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, यहां से जो मोल्स निकले हैं उसे आप यहां पुट करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां से बासानी आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर हमसे ये कह रहे हैं कि द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज, तो आप एक बात जहन में रखो बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है वो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथीन, इथीन का अगर एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाए तो बेटा इथीन की एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, कितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर, 2 कार्बन के आइटम है, 4 इसमें हाइड्रोजन के आइटम्स हैं। तो इसके अंदर हम इसका एक स्ट्रक्चर प्लॉट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर प्लॉट करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखिए इथीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, 2 कार्बन एटम है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर। तो जब कभी भी आपके पास बॉन्ड बनता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो बेटा डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा, एक बॉन्ड होता है पाई, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा। तो आप ये देखो 1 2 3 4 5 5 सिग्मा, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो अगर इस तरह से हो तो 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड इसके अंदर, तो एमसीक्यूज 11 का आंसर आपके पास है 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज हाईएस्ट फॉर द, तो देखिए बेटा एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग एरिया आपके पास थोड़ा सा कम होता है। एस ऑर्बिटल अगर पी के साथ बॉन्ड बनाता है तो आपके पास एस पी के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग एरिया कम होता है। सिमिलरली आपके पास पी ऑर्बिटल जब दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसमें ओवरलैपिंग एरिया यहाँ पे ज्यादा आता है, लिहाजा इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है सबसे ज्यादा पी ऑर्बिटल के साथ जब बॉन्ड करता है तो वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही होती है। एमसीक्यू नंबर 13, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, ज्यादातर सालों के अंदर ये एमसीक्यूज देखने को मिलेगा आपको, और इस मरतबा तो जो अभी आप लोगों के पेपर्स होंगे उसके अंदर
एक और अनाउंसमेंट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से है, और वो आपके सामने ये उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि इस मरतबा जो एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज के लिए आपको जो पेपर पहले दिया जाता था वो लास्ट के आधे घंटे के अंदर आपको पेपर दिया जाएगा और उसमें आप लोगों ने सॉल्व करना होगा. Which one of the following is an extensive properties? So basically, there are two types of properties. First one is intensive property, and second is extensive property. Intensive properties are those properties which are independent on mass. It means it has no effect by increase or decrease the mass or the volume or the quantity of matter in a substance. And the second property is extensive property. Extensive properties are those properties which are completely depend on the amount of substance or the quantity of matter. मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपको वो थोड़ी क्वांटिटी में हो या ज्यादा क्वांटिटी के अंदर. तो हमें पता लगाना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर कौन सी है जो मास के ऊपर डिपेंड करती है. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता. अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है और वो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट हो रहा है, तो भले वो 1 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा. वेपर प्रेशर सब्सटेंसेस का सेम रहता है, सरफेस टेंशन सेम रहती है. लेकिन वॉल्यूम आपके पास अगर 1 गिलास पानी है, उसका अपना वॉल्यूम है, अगर 1 गिलास पानी के अंदर 1 गिलास और आपने पानी का ऐड कर दिया तो वहां पे उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वो क्वांटिटी है जो कि मैटर के ऊपर डिपेंड कर रही है. आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ना शुरू हो जाएगा. कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के अंदर अगर उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाए, दिस इज नोन एज इमल्जन का नाम दिया जाता है इसको. Galvanized rod of iron is coated with zinc. अगर आप चाहते हैं कि मेटल को रस्टिंग से बचाया जा सके तो उसके ऊपर आपने जिंक की कोटिंग करनी होगी. एंड दिस होल फिनोमेना इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. इसको गैल्वेनाइजेशन का नाम दिया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गैल्वेनाइजिंग के लिए कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा मेटल इस्तेमाल किया जाता है. साथ में वो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर एक मेटल पे जिंक की कोटिंग कर दी जाए तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डैश. अगर इसका रिलेशन देखा जाए तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. जैसे जैसे आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाएंगे तो इसको बढ़ाने से आपके पास जो है वो वेपर प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड का वो लोअर होना शुरू हो जाएगा. तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और किसी एमसीक्यूज के अंदर. तो ये मुझे लग रहा है कि 17 एमसीक्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. एटलीस्ट ये एमसीक्यूज आप करें और आने वाले जितने भी जो एमसीक्यूज से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स होंगे उसको भी एक नजर देख लें. उम्मीद है कि ये आपको फाइनल बोर्ड के पेपर में हेल्प करेगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज.